आज हम मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी सन 1869 में बनी हुई थी, जिसके अनुसार जो परमाणु भार है, परमाणु भार के अनुसार उसे परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पे व्यवस्थित किया गया था। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी ऐसा करना पड़ेगा आपको, और इसके बाद जो डार्क कलर में दिख रहा है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण इनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, मतलब ये है जो हम लोग अगर किसी परमाणुओं को, ठीक है, परमाणुओं को हम लोग क्या करेंगे, अगर हम उसके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पे व्यवस्थित करेंगे तब हम लोग ये पाएंगे कि उनका जो भौतिक गुण है और रासायनिक गुण है वो क्या है, उनके आपस में मतलब मिलने के चांसेस, मतलब उनके भौतिक गुण और उनके रासायनिक गुण के क्या होंगे, मतलब एक तत्व दूसरे तत्व के, मतलब जैसे कि इससे पहले वाले हम लोग मतलब बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं बताई थी कि ऐसा करने पर ऐसा होता है, जैसे कि सारे गामा पर ऐसा करके बताई थी ना। तो हर एक तत्व आठवें तत्व से कैसे उसके भौतिक और उसके रासायनिक गुण पे समानताएं रखता है ना। और भी बहुत सारे 2-3 टॉपिक बताई। तो उस प्रकार से क्या किया गया, अगर हम लोग परमाणु भार के द्वारा अगर हम लोग उसको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तब उसके भौतिक और रासायनिक गुण में समानताएं पाई जाती है। ठीक है, उसको अरेंज करने के हिसाब से, तो वो सब देखा गया। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या चीज़ है, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या अंतर आप समझ सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कैसा होता है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, लेकिन आधुनिक मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी कैसे है, परमाणु भार के अनुसार उनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, ये दोनों में समानता है। अब देखिए इसको आप हम लोग तो 9th क्लास से पढ़ चुके हैं, 9th क्लास है ना। तो इसमें देखते हैं, इसमें टॉपिक दिया हुआ है समूह एवं आवर्त। समूह एवं आवर्त से आप क्या समझते हैं, अगर कोई ऊर्ध्वाधर खंड है ना, अगर कोई ऊर्ध्वाधर खंड सपोज ऐसा ऐसा आधुनिक आवर्त सारणी में आप लोग देखोगे ऐसे टाइप का है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी आपको दिखाती हूँ मैं, इस टाइप का होता है मेंडलीव की आवर्त सारणी। मैं इसको स्कैन की थी लेकिन ये एडिट करते करते ये स्कैन नहीं हो पाया, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। जो ये ऊर्ध्वाधर खंड दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है डब्बा सा है ना। इसके बाद जो ये ऊर्ध्वाधर खंड है, मतलब ऊपर से अगर हम लोग नीचे जाने की कोशिश करेंगे है ना, ऐसे बॉक्स बॉक्स दिख रहा है ना, मतलब ऊपर से अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे अपन, वर्ग बोलेंगे, वर्ग। और इसी वर्ग को ही क्या बोलते हैं, समूह भी कहते हैं। ठीक, और इसी को क्या कहते हैं, ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या है, वर्ग, समूह, ग्रुप। मतलब ऊपर से हम लोग नीचे आ रहे हैं तब इसको अपन क्या बोल रहे हैं, समूह बोल रहे हैं। ठीक है, इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। मतलब ये जो है ऊपर से नीचे वाले आते टाइम क्या बोलेंगे, उसको ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज बोलेंगे, है ना। तो जब क्षैतिज की बात आएगी, जब यहाँ से, मतलब रुकिए ऐसे बताती हूँ, जब हम यहाँ की ऐसे बात करें, क्योंकि देखो ये थोड़ा पिक्चर थोड़ा उल्टा है ना, आप इसको देखोगे तो थोड़ा कैसे है, यहाँ से है। तो देखिए यहाँ से लेफ़्ट टू अगर हम लोग राइट जाते हैं, लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं, तब हमें कौन सी दिशा मिल रही है, हम लोग को क्षैतिज दिशा मिल रही है ना। इस क्षैतिज दिशा को अपन क्या बोलते हैं, आवर्त कहते हैं, आवर्त। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पीरियड, पीरियड। ठीक है, तो ये है। तो इसी को क्या कहा गया है, इसी को कहा गया है समूह और आवर्त करके। ठीक है, तो इसी के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स है। अब यहीं पे आप देख सकते हो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में कई सारे फर्क है। ठीक है, मेंडलीव आधुनिक आवर्त सारणी में कैसा है, पहले हम लोग ये देखें कि एस ब्लॉक जो होता है वो कैसा होता है, सिर्फ उसमें 2 ही वर्ग होता है एस ब्लॉक में, है ना। फिर बाकी का जो 10 जो वर्ग होता है, ठीक, यहाँ बीच में डी कक्षक जो डी ब्लॉक का जो रहता है वो कितने, पूरा टोटल कितने समूह होते हैं उसमें, उसमें 10 होते हैं। फिर बाद में यहाँ पे फिर कितने होते हैं, यहाँ पे फिर से कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से टोटल कितने हो जाते हैं वर्ग, हम देख पाते हैं कि इसमें टोटल कितने वर्ग होते हैं। जैसे से लाइन दिखता है ना, ऐसे से करके ये सारे क्या है, ऊपर से नीचे जाने पर ये सारे क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। तो ये टोटल आधुनिक आवर्त सारणी में कितने होते हैं, ये टोटल 18 होते हैं। ठीक है, अब यहीं पे देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में आप कितने देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे टोटल 8 है। पहला, ये दूसरा है ना, ये देखिए ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और यह सातवां। ठीक, और इस जगह पे देखिए लास्ट वाला ये 8वां है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कितने होते हैं, कुल 8 वर्ग होते हैं। ठीक है, और वहीं पे उसमें देखेंगे तो उसमें कितना होता है, उसमें टोटल 18 वर्ग होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में हमें समानताएं देखनी। हालांकि इतना मतलब आधुनिक आवर्त सारणी से ही ज़्यादा वो सब क्वेश्चंस आते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी से बस ये रहता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता बताइए, या फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी की दोष बताइए, ये सब ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसमें। क्योंकि अब देखिए पहले तो ये नया मतलब इसके फेल होने के बाद ही तो नया वाला आवर्त सारणी बना है ना। नया वाला आवर्त सारणी बना तो हमें ये पता चला कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, ऐसा करके। तो देखिए अब हम लोग देख लेते हैं इसमें आपको क्या क्या नोट करना है, मैं बता दे रही हूँ। आप मेंडलीव की आवर्त सारणी लिखोगे, उसके बाद इसका जिसकी परिभाषा तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण, इसके परमाणु भार के आवर्ती फलन है, आप इतना लिखोगे। उसके बाद आप समूह और आवर्त के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि क्या क्या होता है आवर्त और समूह। उसके बाद रुकिए, अब देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, तत्वों के अध्ययन में सहायक है ना। तत्वों के अध्ययन में सहायक मतलब हम लोग को तत्व के बारे में हम लोग को जानने या फिर उसके लिए उसकी स्टडी करने के लिए हम लोग को क्या हुआ है, ये सहायक हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें लिखा है उपवर्ग। उपवर्ग का मतलब मेंडलीव ने क्या बताया है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम पे कि जो वर्ग है ना, वर्ग जो दिख रहा है जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर खंड बोलते हैं, इस ऊर्ध्वाधर खंड के जस्ट नीचे पे देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उपवर्ग मिल रहा है ना। तो इस मतलब खंड तो है, जैसे कि वर्ग है। ठीक है, वर्ग कितना दिया है, पहले में देखिए इसमें वर्ग 1 दिया है ना। वर्ग 1 में भी 2 प्रकार दिए, जैसे कि मतलब वर्ग 1 में भी उपवर्ग जो है 2 है, जैसे कि ए और बी। तो इस ए और बी से और ज़्यादा हमें क्लियर हो पा रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ये बात बताया जा रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या मिली है, आसानी मिली है, हम लोग इस वर्ग के बारे में अच्छे तरीके से जान पाएंगे। तो वही चीज़ बताया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक उपवर्ग तत्वों के एक परिवार को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार एक उपवर्ग के तत्वों की सामान्य जानकारी से उस उपवर्ग के किसी तत्व के गुण ज्ञात हो जाते हैं। इस प्रकार इस आवर्त सारणी से तत्वों के अध्ययन में सहायता मिलती है। ठीक है, मतलब देखिए जो वर्ग जो दिया है, ठीक है, वर्ग तो दिया ही है, साथ में एक वर्ग के ए और बी भी क्लियर किए गए हैं ना। इस ए और बी के बारे में ही बताया। इस ए और बी को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उपवर्ग कहा जा रहा है। मतलब अगर कोई बोले कि एक वर्ग का तत्व, तो एक वर्ग का तत्व साथ में वो ये भी बता रहा है ए और बी, है ना। तो इससे क्लियर हो पा रहा है कि हम किस तत्व की बात करना चाहते हैं, या फिर उस हम लोग वर्ग के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाला देखिए, नए तत्वों की खोज में सहायता। ठीक है, नए तत्वों की खोज में हमें सहायता मिली। जैसे देखिए इस आवर्त सारणी में स्कैंडियम, गोलियम और जर्मेनियम की खोज संभव हुई। ठीक है, मेंडलीव ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध करने पर यह पाया कि निकटवर्ती तत्वों के द्रव्यमान में 2 से 3 का अंतर है। यदि पड़ोसी तत्व का परमाणु 6 या इससे अधिक होता है तो कोई एक तत्व इसके बीच अनुपस्थित है। इस आधार पर मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में 3 रिक्त स्थान उस तत्वों के लिए छोड़ दिए जिनकी खोज नहीं हुई थी, तथा इन अज्ञात तत्वों जिन्हें बोरान, एल्यूमिनियम,
सिलिकॉन नाम दिया गया है क्योंकि ये क्रमशः बोरान, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन से ठीक नीचे थे। मेंडलीफ ने इन अज्ञात तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी भी की जो सही साबित हुए। मतलब ये देखिए, इसका ये मतलब है जैसे कि सपोज परमाणु भार के अनुसार हम लोग किसी चीज़ को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। सपोज किसी का परमाणु भार मतलब परमाणु द्रव्यमान 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, ठीक है। हम लोग एक तत्व को खोज कर लिए जिसका परमाणु द्रव्यमान 1 था, दूसरे तत्व का खोज के जिसका परमाणु द्रव्यमान 2 था, तीसरा तत्व का खोज कर लिए जिसका परमाणु द्रव्यमान 3 था, और हम लोग एक खोज किए जिसका परमाणु द्रव्यमान 5 था, ठीक है। तो हम लोग किसका किसका खोज कर लिए, 1 2 3 4 का खोज कर लिए हैं, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार उसको अरेंज कर लिए हैं। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि देखिए इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है, इसका परमाणु द्रव्यमान 2, इसका 3 और इसका 5। तो इन्होंने ये भविष्यवाणी की कि अगर 3 के बाद डायरेक्ट 5 आ रहा है तो ये ज़रूर होगा कि कोई ना कोई ऐसा परमाणु होगा जिसका द्रव्यमान 4 होगा, ठीक है। उन्होंने भविष्यवाणी की जब 1 2 3 5 हो सकता है तो 4 वाला भी परमाणु द्रव्यमान वाला कोई ना कोई एक एलिमेंट ज़रूर होगा, ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी की। तो सेकंड पॉइंट वही वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा फिर, 4 वाला मिसिंग। यहाँ के लिए क्या क्या है, उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिया है, ठीक है। जहाँ जहाँ वाले तत्व नहीं मिल पाए, मतलब परमाणु द्रव्यमान जो सीरीज वाइज चला उसके बाद बीच में जैसे गैप आ गया, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, रिक्त स्थान छोड़ दिए ताकि जब उसकी खोज हो तब हम उसको ऐड कर सके, रख सके, ठीक है।